लेकिन भाई बहुत सारे लोगों को नोटिस मिल रहा है। तो अच्छा, पहले बिल्कुल। एक चीज बताइए कि क्या सच में नोटिस मिल रहा है किसी को? नहीं, लोगों का डाउट रहता है कि ईयर ड्रॉप पे क्या सिस्टम रहता है, स्टेकिंग पे क्या सिस्टम रहता है, माइनिंग पे क्या सिस्टम रहता है। अभी P2P पे भी चलेंगे, तो पहले एयर ड्रॉप, माइनिंग, स्टेकिंग, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। मेरे पास मान लीजिए टैक्स का जो नियम आया था उससे पहले का क्रिप्टो है, बिटकॉइन है हमारी पोर्टफोलियो में, और मैं हम्म, अभी बेच रहा हूँ। बिल्कुल। तो इसका क्या सीन होगा? आपको सेलेक्ट करना है जिस ईयर का आपको रिपोर्ट चाहिए। तो अगर आप इस ईयर का अभी जो जुलाई और अगस्त में जो फाइलिंग है, अगर आप उसमें फाइल कर रहे हो तो आपको 2025-26 का फाइलिंग का रिपोर्ट चाहिए। तो आप ओके। सेलेक्ट कर लीजिए ईयर 25-26 एंड उसके हिसाब से रिपोर्ट निकालिए। इस साल से अलग अलग डेट्स के ऊपर डेडलाइन आया है। तो ITR 1 एंड 2 लोग लॉस में है, सोचते हैं कि यार मैं लॉस में हूँ, तो आप लोग मतलब टीडीएस अपना रिफंड क्लेम कर सकते हो। स्पॉट मार्केट में आपका टीडीएस करता है, फ्यूचर्स में टीडीएस नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो इतना ज्यादा खास होने वाली है, पूरे YouTube इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सब लोगों के लिए होने वाली है। जितने भी लोग क्रिप्टो टैक्स को लेकर के परेशान है कि भाई हम टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट करें, प्रॉफिट लॉस हमारा हमको पता ही नहीं, हमने कभी डिसेंट्रलाइज पे ट्रेड किया है, कभी सेंट्रलाइज पे किया है, कभी इंडियन एक्सचेंज पे किया है, कभी फॉरेन एक्सचेंज पे किया है, और पाकिस्तानी एक्सचेंज पे तो आप लोग नहीं करे होंगे। तो ऐसे मल्टीपल आपके पास डाउट हैं, एयर ड्रॉप का है, और कैसे किस सेक्शन में ये ITR फाइल होता है, हमारा लॉस, आपको बहुत सारे लोगों को इतना पता है कि हमारा लॉस ही है, प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो क्या उनको ITR फाइल करना है या नहीं। A to Z इंफॉर्मेशन समझ लीजिए कि पूरे यूट्यूब इतिहास की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्रिप्टो वालों के लिए। क्योंकि मैं ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं आप लोगों का क्वेश्चन रखूंगा। यहाँ पर खुद भाई वन ऑफ द बिगेस्ट जो है कह सकते हैं क्रिप्टो का टैक्स फाइल किया जाता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, उसके सीधे CEO से मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं। उनके अंडर में बहुत सारे वेरीफाइड CA वगैरह हैं, उनके कंपनी में हैं, तो उनके पास समझ लीजिए कि बहुत ही ज्यादा जो है इंफॉर्मेशन है, और उनको समझ लीजिए कि एक्सपीरियंस भी है। तो आपको सारी चीजें यहाँ पर पता चल जाने वाली हैं। कहने का मतलब है कि एंड तक देखिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन A to Z मिल जाएगी। पूरा एंड तक देखिएगा, कोई भी स्किप मत करिएगा। तो पुनीत भाई, स्वागत है आपका मेरे वीडियो पर, और मेरे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। बिल्कुल। थैंक यू, थैंक्स डीएमसी भाई आप बुलाने के लिए। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाले वीडियो पे काफी सारे लोगों को टैक्स से रिलेटेड, अभी क्या है ना कि मतलब टैक्स में सिंपल लोग ये तो समझे होंगे कि यार 30% टैक्स है, 1% टीडीएस लगता है, बट उसकी गहराइयों में कि मतलब एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट होता है, इंडियन एक्सचेंज पर कैसे होगा, फॉरेन एक्सचेंज पर कैसे होगा, एयर ड्रॉप आया तो उसका कैसे होगा, वॉलेट्स होंगे तो उस पर कैसे होगा। तो ये सारी डिस्कशंस काफी लोगों को मतलब क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट होता है। और मैं पुनीत मतलब लास्ट 4.5 साल से इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ, जहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है कॉइनेक्स, और हम लोग इंडिया के सबसे लार्जेस्ट क्रिप्टोटैक्स प्लेटफॉर्म है। एंड अभी हम इंडिया के अलावा 55 कंट्रीज में लाइव है। तो अगर कोई यूएस में है, यूके में है, जापान में है, जर्मनी में है, उनकी कंट्री का उनका टैक्स से रिलेटेड कैलकुलेशंस भी हमारा प्लेटफॉर्म करके देता है। एंड इंडिया में जितने एक्सचेंजेस हैं, आप डेल्टा एक्सचेंज, कॉइन DCX, मुद्रेक्स, जेपे, ये सन क्रिप्टो, ये सारे के सारे एक्सचेंजेस के हम लोग ऑफिशियल टैक्स पार्टनर्स हैं। तो मतलब यहाँ से किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप ट्रेड करते हो तो मिनटों में कॉइनेक्स पे आपकी रिपोर्ट निकलती है। रिपोर्ट निकल के, फिर यहाँ पर लोगों का सबसे बड़ा डाउट है कि कैसे ITR फाइल होता है, क्या चीजें हैं। तो इसको हम लोग तो ब्रीफली डिस्कस करेंगे, आप अपना डैशबोर्ड भी दिखाइएगा किस तरीके से होता है, ठीक है। और हम लोग अंतर भी जानने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर का कैसे मदद लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह है कि मेरे पास CA है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पास्ट में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो वो मतलब यूट्यूबर दोस्त हैं, तो वो लोग मुझसे कभी कभी मैसेज करते हैं कि भाई आप कैसे ITR फाइल कराते हो, किन से कराते हो। तो मैं बताता हूँ भाई ऐसे कराता हूँ। तो बोलते हैं मेरे पास भी CA है, लेकिन भाई बहुत सारे लोगों को नोटिस मिल रहा है। तो अच्छा, पहले बिल्कुल। एक चीज बताइए कि क्या सच में नोटिस मिल रहा है किसी को? काफी सारी, तो हर हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि हर 3 महीने में यानी हर एक क्वार्टर के अंदर 40 से 45 हजार लोगों को नोटिस आ ही रहा है। और ये लास्ट आप मान के चलिए 3 साढ़े 3 साल से यही चल रहा है। तो मतलब हर तो एक साल में लगभग 1,20,000 लोगों के आसपास, सिर्फ क्रिप्टो वाला फिगर बता रहा हूँ मैं, बाकी वाले नहीं बता रहा हूँ।
क्रिप्टो यूजर्स को साल में 1,20,000 लोगों को नोटिस आ रहा ही आ रहा है। अभी हमने एक रिपोर्ट पढ़ा था कुछ टाइम पहले, रेउटर एजेंसी जो है उसको उसने रिपोर्ट करा था कि आरबीआई कह रही है कि 2023 में 1,65,000 के आसपास या 16 लाख, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है मुझे, इतने लोग थे, लेकिन केवल 25% या उससे कम लोगों ने आईटीआर फाइल करा है। और 2023 वालों में भी जो हैं लोग, उनमें से 45,000 लोगों को नोटिस मिल चुकी है, ऐसा रिपोर्ट हमने पढ़ा हुआ था। तो ये तो दिक्कत है। हाँ, तो मतलब उस डेटा का आंकड़ा था कि 6,45,000 लोग ऐसे थे जो 2023 22-23 में ट्रेड किए हैं क्रिप्टो में। 22-23 सबसे पहला साल था जब से टैक्स चालू हुआ है क्रिप्टो के ऊपर। तो यस। 6,45,000 लोग ऐसे थे जिनका टीडीएस कटा है, जो इन्होंने इंडियन एक्सचेंज के ऊपर ट्रांजैक्शन किया। बट उनकी जब आईटीआर फाइल हुई उसमें क्रिप्टो से रिलेटेड डेटा का डिक्लेरेशन ही नहीं था। 75% लोगों का, तो सिर्फ 25% लोगों ने अपना क्रिप्टो का डेटा डिक्लेयर किया, 75% लोगों ने क्रिप्टो का डेटा डिक्लेयर ही नहीं किया। और ये आंकड़ा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया था। वही राउटर्स की रिपोर्ट में दो जगहों से आंकड़ा आए थे, एक आरबीआई से आया था और एक इनकम टैक्स से आया था। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये आंकड़ा दिया था कि है ना, सिर्फ 25% लोग ही कर रहे हैं, 75% नहीं कर रहे हैं। और जो नहीं कर रहे हैं फिर उनको काफी सारे नोटिस गए हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग सिंपल सा ये डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि आप सबको पता है, अब तक पता ही चल गया होगा कि क्रिप्टो में 30% का, 30% का फ्लैट टैक्स है, और 1% का टीडीएस है, और ट्रेडिंग फीस पर 18% का जीएसटी है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सेट ऑफ लॉस का कोई भी नियम नहीं है, यानी कि आप अपनी प्रॉफिट और लॉस को एक दूसरे से सेट ऑफ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपका 100 रुपये का लॉस हुआ है और एक तरफ 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो आपका अंततः क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर 100 रुपये का प्रॉफिट पे आपको 30% का टैक्स देना है, वहीं आपका लॉस जो है कोई मायने नहीं रखता। तो इतना हम लोग बेसिक जान चुके हैं। अब बहुत सारे लोगों का डाउट आता है एयर ड्रॉप वगैरह का, तो उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्रिप्टो वीडीए क्या है और यह कौन से सेक्शन में आता है, इसके बारे में आप बताइए। सो जैसे अपने क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं ना, बट गवर्नमेंट इसको करेंसी के जैसे नहीं ट्रीट करता, तो ये क्रिप्टो एसेट बोलते हैं। बट क्रिप्टो में भी फिर एनएफटीज अलग से हैं, डीफाई से रिलेटेड टोकन्स अलग से हैं। तो इस पूरे डेफिनेशन को मिलाकर एक बड़ा डेफिनेशन बना, जिसको कहते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट, वीडीए। और इसका टैक्सेशन फ्रेमवर्क 2022 में आया सेक्शन 115 बीबीएच के तौर पर। बॉम्बे बॉम्बे हैदराबाद, बीबीएच। तो सेक्शन 115 बीबीएच में क्रिप्टो को टैक्स हुआ। एंड वहां से ये पूरा का पूरा सिस्टम बना कि यार क्रिप्टो में अभी कोई भी ट्रेड कर रहा है तो उसको टैक्स देना होगा। एंड उसके टैक्स से रिलेटेड उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसने खरीदा कितने में था, उस कॉइन को उसने बेचा कितने में खरीदा था, कितने में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ, उसके ऊपर 30% टैक्स पे करना है। तो ये वाला फिगर जब आप टैक्स कैलकुलेट करते हो, तो अभी जब रिटर्न फाइल करोगे तो आपका ITR-2 या ITR-3 मोस्टली लोग फॉर्म भरते हैं। तो जैसे इनकम टैक्स पोर्टल पे ना अलग अलग फॉर्म है जिसमें आपको डेटा डालना पड़ता है। अगर आप सिर्फ सैलरीड वाले बंदे हो तो ITR-1 चुनते हो। अगर आप सैलरीड वाले बंदे हो या क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो या स्टॉक मार्केट में कर रहे हो या म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, तो आप ITR-2 करते हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो या F&O कर रहे हो, क्रिप्टो में भी अगर आप F&O कर रहे हो तो ITR-3 भरते हो। तो ये अलग अलग फॉर्म्स हैं जिसमें डेटा सरकार मांगती है। उसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं उस डेटा में। आपको वो सेक्शंस के हिसाब से पूरा डेटा भरना है एंड फिर अपनी रिटर्न फाइल करनी है। तो क्रिप्टो से रिलेटेड एक सेक्शन ITR-2 और ITR-3 में है जिसका नाम है शेड्यूल वीडीए। ठीक है, वीडीए का सेक्शन तो वर्चुअल डिजिटल एसेट जो हो गया उसका सेक्शन। तो जो भी लोग ट्रेड करते हैं क्रिप्टो में उनको ये शेड्यूल वीडीए में सारे ट्रांजैक्शंस डालने पड़ते हैं कि उन्होंने एक एक ट्रांजैक्शन कब खरीदा था, कब बेचा, कितने में खरीदा, कितने में बेचा और उस पर प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। तो अगर आप 100 ट्रेड्स कर रहे हो तो आपके 100 लाइन आइटम्स आएंगे उस रिपोर्ट के अंदर। आपने पुनीत भाई इतना सारा बता दिया, तो सब लोगों को एक बर्डन हो जाता है कि भाई इसको कैसे कैलकुलेट करूं। यार भाई, मुझे भी, मैं सच बता रहा हूँ, रियली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि अगर मुझे खुद से ये सब डाटा लिख के रखना पड़ता, तो मैं करेक्ट। बिल्कुल भी नहीं कर पाता। पिछली बार मैंने आपके सॉफ्टवेयर कॉइनएक्स की मदद से कर दिया भाई उसको, मतलब ये तो नहीं कहूंगा कि मिनटों में, लेकिन 1 घंटे के आसपास लगा लगा था। उसमें मैंने अपना सारे एक्सचेंजों का, वॉलेट का कनेक्शन दिया, और फिर सारा डिटेल जो है सीए के पास चला गया, और सीए भी कॉइनएक्स प्रोवाइड करती है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। तो आपको खुद से कुछ करना ही नहीं है, बस आपको खुद से एक्सेस देना है। आपका सीए वहां पे मिल जाएगा, वो सारा सबमिट फाइल कर देगा, और आपको
बाद में जब आपका पीडीएफ बन के आएगा तो आपको समझा भी देता है कि कैसे क्या हुआ है। तो मेरा तो भाई एकदम रिलैक्स हो गया था और मैं बहुत ज्यादा खुश भी हुआ था कि भाई सच में सही तरीके से हुआ है और मुझे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली। तो ये आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, सब लोग सोचते हैं कि भाई टीडीएस टीडीएस टीडीएस, तो ये जो टीडीएस होता है किस चीज पे डिडक्ट होता है? फ्यूचर ट्रेडिंग, स्पॉट, और कैसे क्या, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, और कैसे वापस आता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि वापस आ जाता है। बिल्कुल। काफ़ी अच्छा सवाल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये लोगों के लिए। तो लोग जैसे सोचते हैं कि अभी जैसे स्पॉट पे अगर आप ट्रेड करते हो या मार्जिन में ट्रेड करते हो, जहाँ पर भी बेसिकली आपके पास क्रिप्टो की होल्डिंग आती है, उन वाले सिचुएशंस पे टीडीएस कटता है। तो फ्यूचर्स में टीडीएस नहीं कटता, बाकी सब जगह आप मान के चल लो कि टीडीएस कटता है। टीडीएस कब कटेगा? जब मैं क्रिप्टो को सेल करता हूँ, तब टीडीएस कटता है। ठीक है, तो सेल का मतलब क्या हो गया? या तो मैं आईएनआर में बेचूंगा या फिर मैं स्वैप करके दूसरे क्रिप्टो पे ले रहा हूँ। मतलब अभी जब अपन एक्सचेंज पे ऑर्डर डालते हैं, मान लो मुझे बिटकॉइन खरीदना है और मैं उधर ऑर्डर डाल रहा हूँ यूएसडीटी से, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं बिटकॉइन बाय कर रहा हूँ, बट उधर दूसरे तरफ मेरा यूएसडीटी सेल हो रहा है ना। तो यूएसडीटी मेरा बिका, उस पैसे से मैंने बिटकॉइन लिया। तो अगर मैं यूएसडीटी से बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन कर रहा हूं तो मेरा यूएसडीटी सेल माना जा रहा है, इसीलिए इस पे टीडीएस कटता है। लोग सोचते हैं बाय पे भी टीडीएस कट रहा है, बाय पर नहीं कट रहा है। जब आप सेल कर रहे हो किसी भी क्रिप्टो को, क्रिप्टो के तहत या आईएनआर के बदले में, उस टाइम पे आपका टीडीएस कटेगा। किस पे कटेगा? जितने की आपने सेल करी है उसके ऊपर 1% कटेगा। चाहे आपने प्रॉफिट में बेचा है, चाहे आपने लॉस में बेचा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने सेल कर दिया तो उस पर जितने का भी बेचा है उसके ऊपर 1% टीडीएस कट जाता है। अभी ये टीडीएस मान लो आप साल भर में लाख रुपए शुरू किए थे, आप लाख से 1,10,000 बनाए, फिर वहां से वापस 1,05,000, फिर ऊपर नीचे चलता जा रहा है। तो जब जब ट्रेड कर रहे हो तब तब 1% टीडीएस कटता जाएगा इसके ऊपर। तो अभी मान लीजिए पूरे साल भर में आपका 10,000 रुपए का टीडीएस जमा हो गया सरकार के पास, अलग अलग ट्रांजैक्शन पे। ये टीडीएस आप ही का पैसा है। अगर आपका टीडीएस कटा है तो ऐसा मान के चलो कि आपको एक्सचेंज के अकाउंट पे लाख रुपए मिले, बट बाकी का जो टीडीएस कटा है वो आपके परमानेंट अकाउंट पे चला गया, जो पैन होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो ये आप ही का पैसा है। ये मतलब 30% प्लस 1% एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है। ये 1% टीडीएस एक तरह से जमा है कि यार ताकि सरकार के पास भी विजिबिलिटी बनेगी कि क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, और आपका एक अमाउंट उधर जमा होके रखा है। अभी पूरे साल भर में अगर आपका 10,000 का ही टैक्स बना है, 10,000 का टीडीएस कट गया है, और आपका प्रॉफिट हुआ है अगर मान लीजिए 5,000 रुपए का ही, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर आपका टैक्स 2,000 का बन रहा है, जैसे प्रॉफिट का 30% अपने को टैक्स पे करना है, तो अगर 6,000 का मेरा प्रॉफिट है तो 30% टैक्स के हिसाब से 2,000 रुपए का टैक्स बन गया। बट टीडीएस मेरा कट गया है 10,000 रुपए का। तो इस केस में जो बचा हुआ 8,000 रुपए है वो मुझे रिफंड आएगा जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा। मेरा टीडीएस इस मतलब जब भी मैं ट्रांजैक्शन करता हूँ मेरा टीडीएस कट हो जाता है, बट मुझे साल के एंड में कैलकुलेट करना है कि मेरा टोटल प्रॉफिट कितना बना, मेरा टोटल लॉस कितना बना, मुझे टैक्स कितना देना है। अगर जो मुझे टैक्स देना है मेरे टीडीएस के अमाउंट से कम है तो मुझे वो बैलेंस टीडीएस रिफंड मिलेगा। अगर मान लीजिए एक और सिचुएशन लेते हैं जहां पर टीडीएस कटा है 10,000, मेरा टैक्स बन रहा है 15,000 का, तो इस केस में मुझे 5,000 ही एक्स्ट्रा पे करना है, पूरा 15,000 नहीं पे करना और पूरा 10,000 रिफंड नहीं आएगा। तो जो डिफरेंस अमाउंट है 5,000 वो ही पे करना पड़ता है। था कि आपने बोला कि लास्ट में हम लोग ईयर में कैलकुलेट कर लेते हैं कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। तो सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है कि लोग कैलकुलेट ही नहीं कर पाते कि उनकी प्रॉफिट बिल्कुल। कितनी हुई, क्योंकि एक दिन दो दिन लिखना, बस इसके बाद तो भूल ही जाओ कि कितना हुआ कितना नहीं, क्योंकि ये तो पैसों में भी होता है, पॉइंट डॉलर में भी होता है। तो ये मल्टीपल ट्रेड्स होते हैं, एक दिन में कितना लोग ट्रेड कर देते हैं, तो ये दिक्कत होती है, करेक्ट। ठीक है। तो लेकिन इससे पहले आप एक चीज और आपने बोला कि 1% टीडीएस करता है ताकि गवर्नमेंट इसका हिसाब रख सके कि क्या हुआ है ट्रेड में। तो करेक्ट। गवर्नमेंट से मेरा सवाल है, आपसे क्या ही सवाल करूंगा, बस हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि 1% टीडीएस तो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इससे करेक्ट। क्या होता है कि जो यूजर है, ट्रेडर है, उसकी ओवरऑल पोर्टफोलियो यानी कि जो कैपिटल अमाउंट होती है उस पे बर्डन पड़ता है, वो क्योंकि ब्लॉक वह होते जाता मान है। लो एक ट्रेड कर रहा है, 1 लाख का उसके पास कैपिटल है, अगर वो ट्रेड कर रहा है 1% टीडीएस कट गया तो उसका तो 1,000 उधर से गायब हो गया, तो उसका कैपिटल तो कम हो रहा है। अगर वो 0.05 पैसा कुछ रहता तो उसका कम करेक्ट। कैपिटल जाता, तो इस पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को बिल्कुल। सोचना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो अच्छा आप, अब और इस पे काफी डिस्कशंस चल रहे हैं और उम्मीद है कि ये टीडीएस कम हो जाएगा आने वाले समय में।
हाँ, अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, लोगों का डाउट रहता है कि ईयर ड्रॉप पे क्या सिस्टम रहता है, स्टेकिंग पे क्या सिस्टम रहता है, माइनिंग पे क्या सिस्टम रहता है। अभी P2P पे भी चलेंगे, तो पहले ईयर ड्रॉप, माइनिंग, स्टेकिंग, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल, इस पे चलने के पहले एक बार जैसे प्रीवियस वाले पे अपन डिस्कस कर रहे थे ना कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें, उसको थोड़ा सा टच बेस कर लेते हैं कि प्रॉफिट के ऊपर टीडीएस ओके का ओके। हिसाब तो हो गया, बट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। तो प्रॉफिट आपको ऐसे कैलकुलेट करना है, जैसे अपन ट्रेड करते हैं। ट्रेडर क्या सोचता है कि कल मैंने ईथर खरीदा $2700 का, आज मैंने बेच दिया $2800 का, तो $100 का प्रॉफिट हो गया, है ना। तो यूजर जब ट्रेड करते हैं, मतलब ट्रेडर्स तो इस तरह से सोचते हैं कि कल मैंने लिया, आज मैंने बेच दिया, तो प्रॉफिट हो गया। बट टैक्स कैलकुलेट करने के लिए ये वाला मेथड काम नहीं आएगा। टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि आप कोई ट्रेड कर लिए हो, कोई ट्रेड आपने 5 दिन पहले ईथर लिया होगा, कोई ट्रेड आपने 15 दिन पहले लिया होगा, ऐसे अलग अलग पीरियड में आपने लिया होगा, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि आज जो आप बेच रहे हो वो कौन सा वाला ईथर है। तो इसके लिए होती है अकाउंटिंग मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सही जैसे कह रहे मोस्ट हैं। पॉपुलर है। तो उसमें आएगा कि यार सबसे पहले मेरे अकाउंट में ईथर कौन सा आया था, वो सबसे पहले बाहर जाएगा। तो अगर भले ही मैंने 3 साल पहले एक ईथर खरीदा है, कल एक ईथर खरीदा, और आज अगर मैं ईथर बेच रहा हूं, तो आज वो 3 साल पहले वाला ईथर बिकेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से। तो ट्रेडर तो सोच रहा अच्छा। है कि मैं 2700 पे खरीद के 2800 में बेच दिया, तो $100 का प्रॉफिट हुआ। बट जो 3 साल पहले ईथर आपने 500 या $700 का खरीदा था, वो आज बिक रहा है। तो आपका प्रॉफिट $100 नहीं है, इसमें आपका प्रॉफिट $2100 है। तो हम्म। 700 में आपने खरीदा, आज 2800 में बेचा, तो 2100 का प्रॉफिट हो। तो उस तरह से कैलकुलेट करना है। तो आपको मतलब अपने अभी ऊंचाई पर भी खरीदा होगा, जरूरी नहीं है आप लो पर ही खरीदो, आप हाई पर भी खरीदो। तो आज जब बेचे हो, अगर लॉस होगा, तो इंडिया में क्योंकि अभी लॉ है कि आप लॉस को ऑफसेट नहीं कर सकते हो, तो ये लॉस मतलब आपका रह जाएगा, सिर्फ प्रॉफिट वाले पे आपको 30% देते रहना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको एक एक ट्रांजैक्शन देखना है कि आपने एग्जैक्टली कब खरीदा, कब बेचा। अगर आप उसको एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पे मूव कर रहे हो, तो यहाँ पर कितने का खरीदा, दूसरे एक्सचेंज पर जाके कितने का वैल्यू रहा, वहां पर फिर मैं सेल करूंगा। तो ये कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं जैसे जैसे आप अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शंस करने लगते हो। तो यहीं पर कॉइनेक्स का प्लेटफॉर्म काम करता है, क्योंकि ये कैलकुलेशंस हम लोग ऑटोमेट कर देते हैं। आपको क्या करना है, आपको बस अपना एक्सचेंज या वॉलेट कनेक्ट करना है, एंड हमारा सिस्टम खुद कैलकुलेट करके बताएगा कि आपने ये क्रिप्टो कितने में खरीदा, और जब बेच रहे हो तो कितने का बेच रहे हो। आपको 3-4 साल जब से आपका अकाउंट है उस एक्सचेंज पे, तब से डेटा कनेक्ट कर लेना है। तो सिस्टम अपने आप कैलकुलेट करेगा कि आपका सबसे पहला ट्रांजैक्शन कौन सा था, अगर आज बिक रहा है तो उसके हिसाब से कितना प्रॉफिट बन रहा है, कितना लॉस बन रहा है, एंड पूरी की पूरी कैलकुलेशन निकल के आती है। तो ये मैनुअली करने जाओगे तो काफी डिफिकल्ट है। इसीलिए हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि प्रॉफिट वाला फिगर पूरा खुद से कैलकुलेट करके बता देता है आपको कि एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट बन रहा है। अच्छा, तो तो जैसे अभी मेरा एक हाँ, सवाल आया। पहले तो ये कि हम जो नहीं बेचना चाह रहे हैं वही बेचा जा रहा है, चलिए इसको छोड़ते हैं। लेकिन जैसे मैं मेरे पास मान लीजिए टैक्स का जो नियम आया था उससे पहले का क्रिप्टो है, बिटकॉइन है हमारी पोर्टफोलियो में, और मैं अभी बेच रहा हूँ, बिल्कुल तो इसका क्या सीन होगा। और सेम ही मान लीजिए कि चीज जब, बीच में भी मैंने खरीदा है, जैसे कि हाँ टैक्स लगने से पहले 2020 में मैंने बिटकॉइन खरीदा, उस टाइम भी सेल नहीं किया, और अभी मान लीजिए कि 2023 में टैक्स लगने के बाद भी हमने कुछ बिटकॉइन खरीदा, अब बिल्कुल। मन कर रहा है कि बेच दें, तो क्या होगा। तो भी जब सबसे पहले अकाउंट में आपने खरीदा था, वही वाला बिकेगा। तो अगर आप जैसे, और ये कैलकुलेट होता है हर एक्सचेंज पे, मतलब अभी जैसे आप बाइनेंस में अगर 2020 में खरीदे हो, कॉइन डीसीएक्स में 2023 में खरीदे हो, और कॉइन डीसीएक्स पे अगर आप आज बेच रहे हो, तो आज जो कॉइन डीसीएक्स पे बिक रहा है वो 2023 वाला ही बिकेगा, 2020 वाला नहीं बिकेगा। तो ये हर एक मिनट, एक्सचेंज पे आपको देखना पड़ेगा। फिर से थोड़ा सा इसको समझा दीजिए। जैसे हाँ, मैं बाइनेंस पे खरीदा हूँ, तो मेरा बाइनेंस पे ही होल्डिंग है, ठीक है, करेक्ट। तो अभी क्वाइन डीसीएक्स का यहाँ पर नाम कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। मान लीजिए आपने दो अलग अलग एक्सचेंज पे बिटकॉइन खरीदा, एक आपने बाइनेंस अच्छा। पर खरीदा था 2020 में, और फिर आपने हम्म। कॉइन डीसीएक्स में 2023 में वापस खरीदा बिटकॉइन, हम्म। और आज आप कॉइन डीसीएक्स पे ही बिटकॉइन बेच रहे हो। हम्म। तो इसमें भले ही आपने 2020 में सबसे पहले बिटकॉइन खरीदा है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो मेथड कैलकुलेट होता है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार 2020 वाला बिकना चाहिए था, बट 2023 वाला क्यों बिक रहा है। ये कैलकुलेट होता है हर एक्सचेंज के अकाउंट के लिए अलग अलग।
तो आपका कॉइन डीसीएक्स पे जो बिटकॉइन आया ना, मतलब इसको ऐसा समझ के चलिए कि आप मतलब इसको अगर फिजिकल फॉर्म में अगर हम समझे कि अगर मैं एक दुकान से या एक टाइप का चीज शेयर मार्केट में अगर मैं शेयर्स खरीद रहा हूँ जीरोधा पे और ग्रो पे अलग अलग, तो मेरा जीरोधा का प्रॉफिट जीरोधा के शेयर मतलब सेल से माना जाएगा और ग्रो का प्रॉफिट ग्रो के सेल से ही माना जाएगा। तो मेरा कॉइन हम्म। डीसीएक्स पे जो बिटकॉइन है वो कॉइन डीसीएक्स पे जब मैंने बेच रहा हूँ तो कॉइन डीसीएक्स का ही बाई कैलकुलेट करेगा। तो अगर मैं 2026 में बेच रहा हूँ, जो मैंने कॉइन डीसीएक्स पे 2023 में खरीदा था, तो वही वाला बिटकॉइन कैलकुलेट करेगा, 2020 पे बाइनेंस वाला नहीं करेगा। तो ये फीफो जो कैलकुलेट होता है ना, ये हर एक्सचेंज के लिए अलग अलग फीफो चलता है। तो आप बाइनेंस पे जो खरीद रहे हो वो बाइनेंस पे वो बिकेगा, कॉइन डीसीएक्स पे जो खरीद रहे हो कॉइन डीसीएक्स पे वो बिकेगा। अगर आप विद इन एक्सचेंज ट्रांसफर कर रहे हो तो वो अलग से कैलकुलेट होता है। तो मतलब हर एक्सचेंज पे आपने कब बाय करा कब सेल करा, उस हिसाब से पूरा का पूरा प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होगा इसके ऊपर। तो अगर आपने अभी 2020 में क्रिप्टो खरीदा है और मान लेते हैं एक ही एक्सचेंज पे अगर खरीदा है, अलग अलग पर नहीं है, तो उस केस में जब आपने सबसे पहले बाय करा था वही वाला आज बिकेगा, भले ही उस टाइम पे टैक्स लॉ था या भले ही उस टाइम पे टैक्स लॉ नहीं था। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से जब सबसे पहले आया वही वाला सबसे पहले आज जाएगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि मैं 2000 टैक्स लगने से पहले कुछ भी कराऊं तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्योंकि आप बाय कर रहे हो ना, बाय कर तो सकते ही थे आप। तो आप जब बाय करने पे तो कोई टैक्स लगता भी नहीं है, सेल करने पे टैक्स लगता है। तो आप जब सेल कर रहे हो उस टाइम पे देखा जाएगा कि आपने उसको बाय कब किया था, उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। नहीं, जैसे मतलब कि टैक्स का नियम आने से पहले मैं अगर उसी टाइम खरीद दिया हूँ बेच दिया हूँ तो उस टाइम का कोई भी नहीं है ना, ऐसा कि भाई अभी मैं आपके कनेक्शन करा दिया और पीछे का सब हिस्ट्री कनेक्ट कर लिया तो उधर का भी टैक्स लेने लगे, ऐसा कुछ? नहीं, आप जैसे मतलब जो जो मैंने 2025-26 टैक्स लगने से पहले ही, टैक्स का नियम आने से बता रहा हूँ, पहले समझ गया। जो मैंने सब कुछ उधर खत्म कर दिया हूँ, बेच दिया हूँ या वो कर वो दिया हूँ, अलग मतलब चीज है, होल्डिंग कर। हाँ। वो अलग चीज है। जैसे तो उस 2026 में तो कैलकुलेट कैसे होता है कि 2025-26 का अगर आप रिपोर्ट निकाल रहे हो तो सिस्टम देखेगा 25-26 में सेल क्या क्या हो रहा है, वो सेल जो हो रहा है वो बाय कब हुआ था। तो अगर मतलब और शुरू से अगर डेटा रहता है तो शुरू से डेटा में अगर आपने 2020 में खरीदा और बेच दिया, 2021 में खरीदा थोड़ा सा बच गया, 2022 में आधा बिक गया, 2023 में आधा बिक गया, तो सिस्टम शुरू से सारा खरीदा बेचा हुआ निकालते जाती है। तो अगर आपने 2020 में लिया और 2020 में थोड़ा बहुत बेच दिया तो जो 2020 में बाय हुआ वो सेल हो जाएगा। 2020 21 में आपने अगर कुछ लिया, 21 में थोड़ा बहुत बिका है, थोड़ा बहुत 22 में आ गया, तो सिस्टम एक के बाद एक के बाद एक हर ट्रांजैक्शन के लिए कैलकुलेट करता जाएगा कि आपका जब जब सेल हो रहा है उसके हिसाब से कितना कितना प्रॉफिट बन रहा है। वो प्रॉफिट उसी साल में लगना था। तो अगर आपने 2021 में कुछ चीज बेच दी है तो उसकी टैक्स 2021 में ही लगनी थी, 2025-26 वाले रिपोर्ट में उसका कोई लेना देना नहीं होगा। 2025-26 में वही ट्रांजैक्शंस लेना देना होगा जो इस साल में बिक रहा है। और जो आपने खरीदा था, मतलब ये जो अभी बिक रहा है वही वाला अगर आपने एसेट बहुत पहले खरीदा है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आएगा वो। तो वो क्वांटिटी प्लस माइनस करके निकालेगा कि आपने एग्जैक्टली कब खरीदा और कब बेच रहे हो। अच्छा, मैं समझ गया। जैसे कि हमने 2024 में कुछ भी खरीदा है, ठीक है, और अभी हम्म। मैंने बेचा है, तो मेरा 2024 से बस सिर्फ यही लेना देना है कि भाई उस तारीख को क्या कीमत थी, उस और बस। अभी क्या कीमत है, उसके बीच का डिफरेंस निकाल के तुमने इस साल करेक्ट। में क्या प्रॉफिट करा है उस पर टैक्स देना है, अगर लॉस किया है तो कुछ नहीं देना है, बस आपका टीडीएस बैक हो जाएगा अगर उस करेक्ट पर बिल्कुल। टीडीएस कटा तो। और अगर ये चीज आपने 2024 में बेच दी खरीद के तो वहीं निपट गया। फिर अगर 2025 में वापस खरीदा तो वो अभी कैलकुलेट होगा। तो मतलब जब जब खरीद रहे हो जब जब बेच रहे हो वो सब आपस में सेटल ऑफ होते जाएंगे। जो जो बच रहा है सिर्फ वही वाला आगे मतलब यूज होता जाएगा। कहने का मतलब कि हम जिस ईयर में टैक्स भर रहे हैं उसी साल का बेचा हुआ माना जाएगा, बस वो कैलकुलेट करेक्ट। करेगा कि भाई तुम्हारा प्रॉफिट इसमें से कितना है। करेक्ट बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो अभी सर शायद हमारा क्वेश्चन छूट गया था या ड्रॉप माइनिंग स्टेकिंग हाँ। का, तो उसके बारे में हाँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर तो दीजिए। एयर ड्रॉप में कैसे होता है कि जिस दिन आपके अकाउंट में एयर ड्रॉप आया उस दिन ओके। की जो भी मार्केट में वैल्यू है उसको आप जोड़ लो और उसको आप अपने इनकम स्लैब रेट पे, इस पे फ्लैट 30% टैक्स नहीं लगता है। इसमें इनकम की जो स्लैब रेट्स हैं उसके हिसाब से ये अमाउंट जुड़ जाएगा।
तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 100 आर्बिट्रम टोकन मुझे मिले, तो ये जो 100 आर्बिट्रम टोकन जो मुझे मिले हैं, अगर जिस दिन मिले उस दिन पर वैल्यू उसकी $1 है, तो मेरे ओके। लिए $1000 का इनकम हो गया। अगर डॉलर की वैल्यू मान लो ₹80 है, तो ₹80,000 मेरे लिए इनकम में चला गया जिस दिन मुझे आर्बिट्रम का टोकन मिला। अभी मान लो ये आर्बिट्रम मैंने महीना 1.5 महीना तक होल्ड करा और मैं इसको 90,000 में बेच दिया, तो 80,000 हम्म। में मेरा इनिशियल इनकम में ऐड हो जाएगा। जो 10,000 का प्रॉफिट है उसके ऊपर 30% टैक्स पे करना है मुझे। अच्छा, सिंपल हो गया। माइनिंग और स्टेकिंग का बता दीजिए। सेम है माइनिंग और स्टेकिंग के लिए भी, जो एयर ड्रॉप का नियम है एग्जैक्ट सेम नियम माइनिंग और स्टेकिंग का है। जिस दिन पर ओके। आपके अकाउंट में आया उस दिन पर उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से इनकम स्लैब रेट ले लो। जिस दिन आप ट्रांसफर या सेल कर रहे हो उसके डिफरेंस पे 30% टैक्स कैलकुलेट कर लो। अगर कोई ऐसे कॉइन्स हैं जिसकी एयर ड्रॉप आई थी और उस दिन पर मार्केट वैल्यू है ही नहीं, है ना, मतलब उसकी कोई प्राइस ही नहीं एग्जिस्ट करती है जब एयर ड्रॉप आए, तो जिस दिन आप बेच रहे हो उस दिन की वैल्यू के ऊपर पूरे प्रॉफिट पे 30% टैक्स। तो अगर मान लेते हैं 1000 आर्बिट्रम मुझे मिले और जिस दिन आर्बिट्रम मिला उस दिन उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी और मैंने 90,000 में आगे चल के बेचा, तो उस 90,000 पे मुझे 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं P2P। अभी आप सुने होंगे P2P का बड़ा ही ज्यादा जो है दिक्कत चल रहा है, बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है, ऐसा कुछ हमें सुनने को मिलता है। चलिए वो तो साइड की चीजें हैं, लेकिन P2P पर क्या नियम है, कैसे उस पे भी टैक्स लगता है, क्या चीज है? बिल्कुल, तो अभी जैसे अगर आप P2P कर रहे हो, तो अगर वॉलेट P2P में या तो आप एक्सचेंज पे मर्चेंट के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो या फिर ऑफलाइन आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो। ऑफलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपके वॉलेट में क्रिप्टो आ जाता है डिपॉजिट के जैसे, और एक्सचेंज पर कर रहे हो तो एक्सचेंज पे आपके पास यूएसडीटी या जो भी आपने कॉइन लिया वो कॉइन आ जाएगा आपके पास। तो अभी अगर एक्सचेंज पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो जब कॉइनेक्स के ऊपर आप कनेक्ट करोगे तो उसमें आपके ट्रांजैक्शन कैलकुलेट होके एग्जैक्ट P2P का प्राइस ले लेगा सिस्टम कि आपने कितने में एग्जैक्टली खरीदा था। बट अगर आप वॉलेट में कर रहे हो ऑफलाइन, मतलब जिसका कोई एक्सचेंज पर रिकॉर्ड नहीं है या कोई डेटा नहीं मेंटेन कर रहा है कि एग्जैक्टली कितना पे कैलकुलेट हुआ है, तो जिस दिन आपकी वॉलेट में ही वो पैसा आया उसको बाय के जैसे कैलकुलेट करना है। तो अगर मैंने 1 लाख रुपए का 1000 यूएसडीटी खरीदा तो मेरे 1 यूएसडीटी की ₹100 की कीमत हो गई। इस यूएसडीटी को अगर मैं आगे जाके यूज कर रहा हूँ बिटकॉइन बाय करने में और उस दिन पर अगर उसकी वैल्यू 101 है तो ₹1 पे 30% टैक्स लगेगा मुझे। ₹1 का प्रॉफिट हो गया, 101 में बेचा, 100 में खरीदा था, तो 1 पे 30% टैक्स लगेगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए मेरे बाइनेंस में $100 है, मैंने जो भी ट्रेडिंग वगैरह करा है, और मैं उस $100 को P2P करके अपने बैंक में ले रहा हूँ, तो हम्म। इसका क्या नियम है? तो जिस दिन आप बाइनेंस पर ट्रेड कर रहे हो तो यूएसडीटी वो मतलब 100 यूएसडीटी होगा, डॉलर नहीं होगा, ये आप यूएसडीटी कहना चाह रहे हो ना, डॉलर नहीं। ओके ओके, हाँ सॉरी, हम। हाँ, तो 100 तो आपने अगर अलग अलग टाइम पे ट्रांजैक्शन करके 100 यूएसडीटी लिया है तो सिस्टम कैलकुलेट करेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है कि वो यूएसडीटी जिस दिन आपके अकाउंट में आया उस दिन पर प्राइस क्या था। तो अभी कोई ट्रांजैक्शन 88 पर आपने मतलब बुक किया होगा, कोई एक ट्रांजैक्शन 89 पर बुक किया होगा, मतलब अलग अलग प्राइस चेंज होते रहते हैं ना, जैसे यूएसडीटी का डॉलर का भी प्राइस चेंज होता है उस हिसाब से यूएसडीटी का भी प्राइस चेंज होता है। तो ये देखना है कि आपके अकाउंट में जब जब वो यूएसडीटी आया वो कितने का आया, और जब आप P2P में सेल आउट कर रहे हो तो आपको क्या प्राइस मिल रहा है। जैसे कभी 90 भी मिलता है प्राइस, कभी 92 मिलता है, कभी 94 मिलता है। तो ये जो डिफरेंस अमाउंट होगा, मतलब सेम ही चीज है, यूएसडीटी पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है हाँ, आपको। समझ गया। तो यूएसडीटी मतलब पे कि जितने का प्रॉफिट है उस वही पे जो 30%। वही कि ₹1 ₹2 का जो अंतर आया, जैसे हमने ₹80 का मान लीजिए खरीद लिया है, फिर हमने ट्रेडिंग वगैरह करके प्रॉफिट करा या नहीं करा वो अलग चीज है, फिर हम जब उसको चेंज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, तो मान लो कि 80 से 81 रुपये अगर डॉलर यूएसडीटी की कीमत रही, तो उस पे ₹1 पर 30% लगेगा, करेक्ट, ऐसा। एक तो ये लगेगा। और जब आप यूएसडीटी से ट्रेड कर रहे हो, 80 का यूएसडीटी खरीद लिया आपने, और आप जब जब उसको स्वैप करोगे उस टाइम पर भी टैक्स कैलकुलेट करना है। तो अगर यूएसडीटी से बिटकॉइन कन्वर्ट हुआ, बिटकॉइन से ईथर हुआ, ईथर से सोलाना हुआ, सोलाना से वापस यूएसडीटी हुआ, तो ये जब जब कॉइन में ट्रांजैक्शन चल रहा है हर मोमेंट पर टैक्स कैलकुलेट करना है
कि मेरा बिटकॉइन पे प्रॉफिट कितना हुआ, मेरा ईथर पे प्रॉफिट कितना हुआ, मेरा सोलाना पे प्रॉफिट कितना हुआ, वापस से मेरा यूएसडीटी पे कितना हुआ। तो हमें नेट टू नेट नहीं देखना है कि मैंने सबसे पहले 80 में खरीदा था और सबसे पहले 81, लास्ट में 81 में बेच रहा हूँ, तो इतने के डिफरेंस पे मुझे ₹1 पे टैक्स पे करना है। हर ट्रांजैक्शन के ऊपर कैलकुलेट करना है कि कितना कितना का प्रॉफिट बन रहा है। अच्छा, तो ये ही मुश्किल हो जाता है, इसीलिए तो क्वाइनेक्स का हम लोग मदद लेंगे। तो अब सीधे हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे अभी इंडियन एक्सचेंज में टीडीएस कटता है, ठीक। शायद बिल्कुल। बाइनेंस में अभी टीडीएस नहीं कट रहा है, ये एफआई रजिस्टर्ड है। जितने भी एफआई रजिस्टर्ड एक्सचेंज है उनमें ही मुझे लग रहा है कि सारे टैक्स के नियम वगैरह लग रहे हैं गवर्नमेंट की नज़र में। बाकी वैसे तो आपको टैक्स फाइल कर देना चाहिए एकदम, ताकि कोई आपको नोटिस वगैरह ना आए। वैसे भी कौन सा क्रिप्टो में सबको प्रॉफिट हो जा रहा है। लेकिन हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो फॉरेन एक्सचेंज वो टीडीएस नहीं कट करते हैं, इंडियन एक्सचेंज टीडीएस कट करते हैं, तो सारा डिटेल है। तो हम लोग टीडीएस के थ्रू उसको अपना टैक्स वगैरह दिखा सकते हैं, आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज है और इंडियन एक्सचेंज है, इनमें का जो अंतर है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में बताइए और क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, तो टीडीएस और इनकम टैक्स दो एकदम अलग चीज है ना। टीडीएस कट हो रहा है इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर, मैंने जैसे बताया कि प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, जब जब बेचोगे तब तब टीडीएस कट जाएगा। टीडीएस का हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि गवर्नमेंट के पास विजिबिलिटी चाहिए कि कहाँ पर आपने कौन सा ट्रांजैक्शन ट्रैक ट्रांजैक्शन करना। सेल किया। बस टीडीएस का उतना ही काम है। बाकी के पूरे टैक्स कैलकुलेशन में या किस एक्सचेंज पे मुझे टैक्स कैलकुलेट करना है, किस एक्सचेंज पे मुझे, इंडियन एक्सचेंज है फॉरेन एक्सचेंज है, उसमें टीडीएस का और कोई रोल नहीं है। टीडीएस का भी कैलकुलेशंस के चक्कर में कैसे आता है कि अभी जैसे आप इंडियन एक्सचेंज पे कर रहे हो, तो इंडियन एक्सचेंज पे आपको कैलकुलेट कर लेना है बाय सेल के हिसाब से क्या प्रॉफिट है। सेम ही चीज, सेम ही नियम एप्लीकेबल है, चाहे एफआईयू एक्सचेंज हो, चाहे फॉरेन एक्सचेंज हो, चाहे वॉलेट हो, चाहे डेक्स हो, कहीं पर भी ट्रांजैक्शन है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये नहीं देखना है सिर्फ कि अच्छा मुझे सिर्फ एफआईयू वाले एक्सचेंजेस का ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करना है, अच्छा मुझे सिर्फ जो टीडीएस काट रहे हैं सिर्फ उन्हीं का रिपोर्ट करना है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट के पास अभी काफी सारे फॉरेन एक्सचेंजेस आके इंडिया में रजिस्टर कर रहे हैं अपने आप को, तो वो कंप्लायंट होंगे, गवर्नमेंट के साथ डेटा शेयर करेंगे। और 2027 से क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी लागू हो रहा है। तो इसमें भले ही एफआईयू में रजिस्टर्ड है, एक्सचेंज नहीं है, 55 कंट्रीज से ज्यादा कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हर कंट्री के एक्सचेंज का डेटा दूसरी कंट्री के एक्सचेंज के डेटा के साथ ऑटोमेटिकली शेयर होगा। तो ये तो गवर्नमेंट के हमने पास, सुना हुआ है। हाँ गवर्नमेंट के पास पूरे मतलब चाहे एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज हो चाहे नहीं हो, उनके पास बाकी के ट्रांजैक्शंस का भी डेटा आएगा। तो इससे मतलब आपकी रिपोर्टिंग और काफी मतलब नहीं, आप अगर सोच रहे हो कि मुझे सिर्फ एफआईयू वालों का करना है या सिर्फ जहां पर टीडीएस कट रहा है उसका करना है, तो वैसा नहीं है। जहां पर भी आपका क्रिप्टो का एक ट्रांजैक्शन है, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर भेज दो। अगर आप इंडिया में हो और आप इंडिया के टैक्स रेसिडेंट कहलाते हो, तो आपको टैक्स इंडिया में ही पे करना है, भले ही एक्सचेंज फॉरेन में रजिस्टर्ड क्यों नहीं है। तो आप कहाँ पर हो वो देखना है, और उसके हिसाब से आपके जो भी एक्सचेंजेस हैं, जो भी वॉलेट्स हैं, सबके ऊपर कैलकुलेट करके आपको टैक्स डिक्लेयर करना है आपका। एंड ओके। नियम सबके हमने एग्जैक्ट सेम। ओके ओके हमने ऑलमोस्ट सब कुछ समझ लिया, जो बेसिक चीजें हैं हमने जानकारी ले लिया हुआ है। अब फिर वही चीज आ जाती है कि हर कोई क्या, ऑलमोस्ट 1-2% लोग ही होंगे जो अपना सारा डिटेल ट्रैक कर पाते होंगे कि क्या बेचा, क्या सेल किया, कितना एयर ड्रॉप मिला, स्टेकिंग मिला, A to Z इंफॉर्मेशन। क्योंकि एक आदमी एक ही एक्सचेंज यूज नहीं करता, दे यूज मल्टीपल एक्सचेंज, मल्टीपल वैलेट और अलग तरह की चीजें। तो उसको कैलकुलेट करना या डायरी बनाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, जैसे कि हमने पास्ट में डिस्कस किया हुआ है। मेरे साथ ही नहीं, आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ या सबके साथ यही चीजें होती रहती हैं। तो बिल्कुल हम लोग सीए का हेल्प लेते हैं, बट सीए को भी तो पूरा डाटा चाहिए, तभी तो वो फाइल करेगा। या तो करेक्ट। आप पर्सनल सीए रख लीजिए कि आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं वो दिन भर आपका नोट करते जाए। ठीक, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग अब करते हैं क्वाइनेक्स की जादू मंत्र वाली चीजें। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग आईटीआर को फाइल करते हैं, या उसमें क्या क्या फीचर्स दिया गया है। तो एक्सप्लोर करते हैं इसको। बिल्कुल, मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है। सो ओके इसको अपन ऐड कर देते हैं अपने स्क्रीन में। बिल्कुल ये रहा। सो मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? ओके ओके दिख रहा है। हाँ।
सो इसमें जैसे सबसे पहले आपको ऐड करना है जिस भी एक्सचेंज पे आपका ट्रांजैक्शन है, उन एक्सचेंजेस को आप सीधा-सीधा ऐड कर सकते हो। तो अभी जैसे हम लोग 800 से ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म सपोर्ट करते हैं, तो अगर आप कॉइनडीसीएक्स पे ट्रेड कर रहे हो तो मतलब सिर्फ एक क्लिक में जैसे टैक्स रिपोर्ट्स विद कॉइनएक्स बटन दिख जाएगा, वहाँ से आपके सारे ट्रांजैक्शंस आ जाएँगे। आप अपलोड भी कर सकते हो अपना डेटा, तो कॉइनडीसीएक्स से आपका ट्रेड रिपोर्ट डाउनलोड करके आप अपलोड कर सकते हो। ऐसे ही सारे एक्सचेंजेस के लिए मतलब जिस भी एक्सचेंज को आपको कनेक्ट करना है, उसमें आपके पास सीधा-सीधा पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कैसे ये एक्सचेंज कनेक्ट होगा एंड वहाँ से आप अपना सारा का सारा डेटा कनेक्ट कर सकते हो। तो एक बार जब आपका कॉइनेक्स पे ये डेटा कनेक्ट हो जाए सारे एक्सचेंजेस, जैसे बाइनेंस पर भी आप सीधा-सीधा ये फाइल्स डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमने क्रोमिक का एक एक्सटेंशन भी बना दिया, उसमें सिर्फ एक बटन दबाना है एंड वो बाइनेंस से खुद जाके फाइल्स निकाल के इधर आपका अपलोड कर देगा। तो मतलब इतना इजी सेटअप बना रखा है हमने। सो अगर आप ये जब ये सारे एक्सचेंजेस आप बेसिकली कनेक्ट कर सकते हो एंड जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो आपको इस तरह से कुछ दिखने लगेगा, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में मैंने यूनो कॉइन, डेल्टा, बाइनेंस ऐसे अलग अलग एक्सचेंजेस कनेक्ट कर रखे हैं। तो अभी इन एक्सचेंजेस के ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे सिस्टम अपने आप कैलकुलेट कर लेता है कि मैंने पूल में क्या भेजा, स्टेकिंग इंटरेस्ट क्या है, अगर मेरा कुछ ट्रेड है तो ट्रेड से रिलेटेड कैलकुलेशंस कर लेगा कि मैंने कौन सा कॉइन बेचा, किस कॉइन के बदले में कितना मेरा प्रॉफिट हुआ है। वैसे करके ये सारा का सारा कैलकुलेशंस खुद ब खुद प्लेटफॉर्म पूरी तरह से खुद कर लेता है। तो अभी जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर जैसे यूनो कॉइन में कुछ ट्रांजैक्शंस हैं इधर, तो उसके हिसाब से मतलब कौन से कॉइन को मैंने खरीदा, कितने में बेचा, क्या मेरा बाय था, क्या मेरा सेल था, सिस्टम अपने आप सारा का सारा ये कैलकुलेशंस कर लेगा। एंड जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमें फीफो मेथड से कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर सिस्टम अपने आप फीफो मेथड से कैलकुलेट कर लेगा कि ये जो आपने ईथर बेचा, ये आपने कब खरीदा था, कितने में खरीदा था एंड उसके ऊपर कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो आपको सिर्फ फाइल डालना है, बट सिस्टम पीछे में ये सारा कैलकुलेशन खुद ब खुद करता है कि आपने जब जब वो ईथर खरीदा है उसके हिसाब से वो कॉस्ट निकाल के जब आप बेच रहे हो, तो यहाँ पर मेरा एवरेज बाइंग हो गया 2.66 लाख, एवरेज सेलिंग हो गया 1.77 लाख, इसीलिए मेरा यहाँ पर लॉस का कैलकुलेशन हो गया। तो दिस इज हाउ मतलब ईच एंड एवरी कैलकुलेशन वर्क। अब इसके अलावा अगर मेरा एयर ड्रॉप है, मेरा स्टेकिंग है, तो मतलब ये सिस्टम खुद ही इन सबको क्लासिफाई करता है और उसके हिसाब से उसकी अलग टैक्स ट्रीटमेंट कैलकुलेट कर लेता है। तो अभी जैसे स्टेकिंग में जिस दिन पर मुझे वॉलेट में यूएसडीटी मिला, उस दिन पे मेरा उसको स्लैब रेट में कैलकुलेट हो गया। अब इस यूएसडीटी को मैं आगे अगर जाके बेच रहा हूँ तो उसके ऊपर मुझे 30% गेन बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से मतलब छोटा अमाउंट हो बड़ा अमाउंट हो उस पर फर्क नहीं पड़ता, ये सारे ट्रांजैक्शन को कैलकुलेट करके बेसिकली बता देता है कि आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस कितना बन रहा है। तो एक बार जब आप ये सारे कैलकुलेशंस मतलब आप ये सारे एक्सचेंजेस ऐड कर लो और ये डेटा आप चेक कर लो अपना, उसके बाद आप टैक्स रिपोर्ट्स पे जाके एक मिनट, एक कंप्लीट। मिनट। हाँ जैसे अभी तो आपने एक्सचेंज का बताया, अब हाँ हम लोग अपना डिसेंट्रलाइज वैलेट का भी देना चाहते हैं, क्योंकि फ्यूचर में वी डू नॉट टेक करेक्ट एनी रिस्क। तो हम करेक्ट लोग उसको कैसे करेंगे, उसके बारे में भी बता दीजिए थोड़ा। बिल्कुल, काफी इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा। तो जैसे अगर आप जिस भी वॉलेट पे ट्रेड करते हो, मान लीजिए मेटामास्क वॉलेट पे ट्रेड करते हो, तो आपको सिर्फ सर्च करना है मेटामास्क, इंटीग्रेशन में आके यहाँ पर हम लोग आपसे कोई वॉलेट को साइन करने का, कनेक्ट करने का कुछ भी परमिशन नहीं मानते। आपको सीधा बताना है कि किस ब्लॉकचेन में आपका एड्रेस क्या है, पब्लिक एड्रेस, प्राइवेट एड्रेस नहीं, पब्लिक एड्रेस आपका क्या है। तो आप जैसे जो 0x से स्टार्ट होता है, मतलब मान लीजिए 0x123 ABC आपका एड्रेस है, जो भी वो बड़ा सारा एड्रेस आता है, आपको बस वो ऐड करना है और सिस्टम पूछेगा कि ये वाला एड्रेस आपके अदर चेन्स पर भी है क्या। जैसे मेटामास्क में आप इथीरियम पे कर सकते हो, उसी एड्रेस से आप पॉलीगॉन पे भी, आर्बिट्रम पर भी, हम्म। ऐसे मल्टीपल चेन्स पर कर सकते हो। तो आपको बस सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट कर देना है कि किस किस चेन पे आपका ट्रांजैक्शन है। तो आप जैसे ओके। ये सेलेक्ट कर दोगे तो उसके बाद सिस्टम एक ही क्लिक में अपने आप इन सारे चेंज का ट्रांजैक्शन फेच करके कैलकुलेट कर देगा आपका एग्जैक्ट टैक्स अमाउंट क्या बन रहा है। ये तो काफी बढ़िया है। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम डिसेंट्रलाइज का नहीं भरेंगे, केवाईसी नहीं है, कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आपने उस वैलेट को कहीं कनेक्ट ही नहीं कराया। आपने अरे एक्सचेंजों से तो उसमें डिपॉजिट करा होगा यूएसडीटी या फिर बिल्कुल क्रिप्टो, तो भाई वो लिंक बन चुका है, चैन बन चुका है, क्योंकि एक्सचेंज पे आपका एड्रेस है ये, जो इसका पब्लिक एड्रेस है, तो कनेक्ट है, तो करेक्ट इसको भी भर दो, कुछ छुपाने की जरूरत है नहीं।
ठीक है। तो जो बिल्कुल। नियम है उसको फॉलो करो। हम लोग ट्राई करते हैं कि थोड़ा सा क्रिप्टो पर टैक्स कम हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि क्रिप्टो वाले अंधा पैसे कमा रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो थोड़ा सा कोऑपरेटिव हो जाए गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को भी काफी फायदा होगा, क्योंकि करोड़ों में उसके पास टैक्स जाएगा। क्योंकि बड़े बड़े करेक्ट। जो ट्रेडर हैं इतना ज्यादा, जो एक्चुअली प्रॉफिट करते हैं, जो ह्यूज मनी बना रहे हैं आज, इनके पास पहले की कह सकते हैं कि क्रिप्टो है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, वे क्या करते हैं कि वो लेके दुबई में चले जाते हैं। ठीक है। तो क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वहां पर टैक्स कम है, या तो ना नहीं के बराबर है। अब यहाँ पे है भी तो थोड़ा तो है नहीं, स्लेब रेट के जितना भी नहीं है, या फिर जो स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट है उसके जितना भी नहीं है। ये समझ बिल्कुल। लो कि एकदम टॉप के लेवल का, रीच के लेवल का है। तो इस वजह से दिक्कत हो जाती है, तो वो लोग भी, और छुपाते हैं, तो लॉस भी गवर्नमेंट को ऑफसेट यहाँ पर नहीं नुकसान मिलता। होता है। बिल्कुल, और क्योंकि लॉस भी ऑफसेट अलाउड नहीं है, तो इसमें बंदे कमाए कुछ नहीं है, फिर भी टैक्स देना पड़ जाता है, वो बहुत पेनफुल है। यस यस। बस यहाँ पर मैं गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं चाहता, बस यही फेवर चाहता हूँ कि जो स्टॉक मार्केट का, शेयर मार्केट का नियम है, बस भाई वही लगा दे इस पे तू, वही लगा दो। बिल्कुल। वही टैक्स तो हम लोग जी लेंगे भाई, सब चलेगा बढ़िया। तो अब चलिए, जैसा कि हमने समझ लिया कि मेटामास्क का भी कनेक्ट करा सकते हैं, या मल्टीपल किस भी जो है वॉलेट से, डिसेंट्रलाइज हाँ, वैलेट का। मतलब मल्टीपल चेन्स बस हमें क्या सपोर्टेड है करना है, तो आप। उसका डिपॉजिट एड्रेस, पब्लिक चैन एड्रेस ऐड कर देना रहेगा, क्योंकि आपको बिल्कुल, जैसे प्राइवेट की हाइपर नहीं लिक्विड डालनी है भी भाई, है ये अभी। दिक्कत हाँ। बिल्कुल, हाइपर लिक्विड भी अच्छा हाँ। सपोर्टेड है, मतलब कोई भी चेन आप सीधा-सीधा ऐड कर सकते हो, मतलब सीधा आपको बस एड्रेस डालना है, बिटकॉइन ब्लॉकचेन का भी सीधा एड्रेस डाल दो एंड वहां से वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। ओके। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने एक्सचेंज कनेक्ट करा लिया, अपना सारा डाटा दे दिया हुआ है, सिंपल है, एपीआई से कनेक्ट हो जाता है। आपको नहीं समझ में आया तो बिल्कुल। थोड़ा यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, बहुत इजी है। इसके बाद अगला स्टेप। बिल्कुल, तो जैसे ही आप कनेक्ट कर दोगे, यहाँ पर आपको स्कोर भी बता देगा आपका कितना है। अगर मतलब ये ग्रीन में है तो आपका पूरा डेटा ऑलमोस्ट सही है, और यहाँ पर कुछ इश्यूज हैं तो वो भी बता देगा, तो आपको मतलब आराम से आप जान पाओगे कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है एंड कैसे इसको आप बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से ये पूरा मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जो डेटा डाला है उसमें मतलब सब चीज सही है, या कुछ चीजों के ऊपर आपको और नजर डालनी है। तो जैसे ही आपका ये डेटा सारा सही हो गया, इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है जिस ईयर का आपको रिपोर्ट चाहिए। तो अगर आप इस ईयर का अभी जो जुलाई और अगस्त में जो फाइलिंग है, अगर आप उसमें फाइल कर रहे हो तो आपको 2025-26 का फाइलिंग का रिपोर्ट चाहिए। तो आप ओके। सेलेक्ट कर लीजिए ईयर 25-26 एंड उसके हिसाब से रिपोर्ट निकालिए। अगर आपका नोटिस आ रखा है और पुराने किसी साल का आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो जिस साल का भी आपको कैलकुलेट करना है उस फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड उसके लिए फिर आप रिपोर्ट निकाल सकते हो। तो अभी जैसे ही आप 25, जैसे अभी मैं इस ईयर का बता देता हूँ, तो 25-26 का मुझे रिपोर्ट निकालना है, तो मुझे बस टैक्स रिपोर्ट के ऊपर सेलेक्ट करना है, जनरेट करना है। मेरे जितने ट्रांजैक्शन हैं उसके बेसिस पे मुझे एक अमाउंट पूछा जाएगा, वो मैं पे कर दूंगा, तो मेरा रिपोर्ट इमीडिएटली जनरेट होकर मेरे ईमेल पर भी आ जाएगा और प्लेटफॉर्म से भी मैं देख पाऊंगा उसको। एंड अगर आपको सिर्फ रिपोर्ट नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि कॉइनेक्स आपका रिटर्न भी फाइल कर दे, तो यहाँ पर टैक्स रिपोर्ट्स प्लस आईटीआर फाइलिंग का ऑप्शन है। तो इधर से आप अपना मतलब अगेन डिपेंड करता है कि आपके क्या क्या इनकम सोर्सेज हैं एंड आपको कौन सा प्लान दिखा रहा है, उसके बेसिस पे आपको सीधा सीधा यहाँ से मतलब टैक्स रिपोर्ट एंड आईटीआर फाइलिंग का प्लान दिख जाएगा। जैसे मेरे वाले केस में मैंने मतलब सारा हाईएस्ट वाला डाल रखा है, तो ये अमाउंट ज्यादा दिखा रहा है, बट अगर किसी का सिर्फ क्रिप्टो का इनकम है तो ये अमाउंट कम हो जाएगा, और आपकी रिपोर्ट अकॉर्डिंगली कैलकुलेट हो जाएगी। तो आपका डिपेंड करता है क्या क्या इनकम है, आप सैलरी भी है आपका, स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड भी है, बिजनेस वाला चीज भी है। तो आप जैसे ही सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से आपको एक प्लान बता देगा कि कितने का आपका रिपोर्ट प्लस आईटीआर फाइलिंग दोनों बन रहा है। तो जैसे ही ये पे करोगे तो आपका रिपोर्ट भी जनरेट हो जाएगा एंड विद इन 1 डे आपको सीए भी असाइन हो जाएंगे एंड विद इन 5 डेज आपका रिटर्न भी फाइल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज दोस्तों यहाँ पर ये क्या समझा रहे हैं, अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो मैं समझा देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पिछले साल का एक्सपीरियंस है। देखिए, मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा क्रिप्टो का भी बहुत सारा ट्रांजेक्शन था, मल्टीपल एक्सचेंज, मल्टीपल वैलेट। तो हमने क्या किया, सीधे कॉइनेक्स में ईमेल से साइन अप किया, लॉगिन किया, पासवर्ड वगैरह सेटअप किया। सिंपल है काफी, कोई दिक्कत नहीं है। लिंक इसका आपको जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। कुछ आपको डिस्काउंट कोड प्रोवाइड कराने का कोशिश करूंगा, यानी जो हम लोग इसमें चार्ज देंगे उसमें मिल जाएगा। पुनीत भाई, जो मैक्सिमम होगा मेरे यूजर के लिए प्लीज आप बिल्कुल। मतलब कर दीजिएगा। ठीक है। बिल्कुल बेफिक्र अब रहिए। थोड़ा सा मैं शेयर कर दूं। तो मैंने क्या करा, सब एक्सचेंज का कनेक्ट करा दिया। ठीक है। अब स्कोर इसके पास है, लेकिन मुझे क्या था कि मैं
आपका अगर क्रिप्टो का है तो बहुत कम में हो जाएगा, लेकिन मेरा क्या था कि मुझे अपना बैंक वगैरह का भी देखना था, क्योंकि हमने P2P वगैरह भी करा है, और और भी कुछ है तो उसको भी देखना था, और अपना एक तरीके से सिविल स्कोर भी मेंटेन करना था। तो और हमारा स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में भी कुछ हमने ट्रांजैक्शन करा था, या फिर कोई शेयर है, उस डिविडेंड पर भी टैक्स लगता है, ये चीज ध्यान में रखना, तो उसका भी था, ये भी टेंशन था। तो हमने क्या किया कि सब सोचा कि एक ही बार में भर दो, सीए भी मिल रहा है, एक्सपर्ट ही है, तो सब कुछ का मैंने कनेक्ट करा दिया भैया। अब अपने बैंक का स्टेटमेंट डाउनलोड किया फाइनेंशियल ईयर का, आपको आसानी से मिल जाएगा पीडीएफ, उसको भी अपलोड कर दिया। अब सब कुछ वहां पर जो है डाटा जो है चला गया, सीधे सीए अपॉइंटेड हुआ वो। मुझे कुछ डाउट भी था तो मैं फोन, आपको सीधे उधर से ही मैसेज आएगा, तो एक बार ये आप यहाँ पर जो नंबर दिखाएगा सॉफ्टवेयर में और आपके जो व्हाट्सएप पर आएगा वो मिला लीजिएगा कि सही है या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि मल्टीपल इसमें देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी आई आपके फोन में रखी जाती है, तो थोड़ा सा उसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, फिर उधर से बिल्कुल, कोई यहाँ डाउट पर हो तो दोनों आप पूछ नंबर सकते दिख हैं उनसे। जाएगा। बिल्कुल, आपको यहाँ दोनों नंबर हाँ दिख जाएगा, कॉलिंग नंबर भी और मतलब ये वाला व्हाट्सएप नंबर भी। तो आपको सारे ही इनसाइट्स यहीं पर प्लेटफॉर्म पे ही सीधा-सीधा नंबर दिख जाएँगे। उसी नंबर पे ही आप कॉन्टैक्ट करिएगा, उसी नंबर पे ही डेटा शेयर करिएगा। ओके। तो आप जो है कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हैं, सीए भी उसको भी कुछ जो है सस्पिशियस लगेगा, या फिर जो रेड ग्रीन बता रहे थे कि इसमें थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो आपका हेल्प कर देंगे। फिर इसके बाद आपको रिलैक्स हो जाना है, ठीक है। तो वो आपका आईटीआर फाइल कर देंगे, फाइल करने के बाद जैसे ही कंप्लीशन होगा और आपका जो भी टैक्स वगैरह बनेगा वो आपको बताएंगे कि इतना बन रहा है, इतना आपका आईटीआर रिटर्न हो रहा है, तो इसमें से इतना डिडक्ट हो गया, इतना ऐसे हुआ। तो फिर आपका जो भी कैलकुलेशन बनेगा, इसके बाद आपका अगर इधर से आपको देना पड़ रहा है तो आप पे करेंगे, या अगर नहीं देना पड़ रहा है, आईटीआर में ही डिडक्ट, सॉरी टीडीएस में ही आपका लेस हो जा रहा है, तो वेल एंड गुड। तो बस सिंपल है, यही है। बस यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है कि क्वाइनेक्स जो सॉफ्टवेयर है, ये जितने भी ज्यादा ट्रांजेक्शन आपका रहेगा उसका एक टोकन चार्ज करता है, इनको भी देना रहता है, तो वो सॉफ्टवेयर उसका थोड़ा सा पैसा लेता है, और टीम भी है, आप समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही, देखिए आपको जो भी लगे, मुझे तो बहुत ही ज्यादा यह सिर दर्द से आसानी का लगा, उससे ज्यादा हम लोग दवाई कर लेंगे डिप्रेशन का, सही बता रहा हूँ। बहुत ही अफोर्डेबल में हो गया, सीए मिल गया, सबसे बड़ी बात है, उससे आप इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज का तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। बाकी डिस्काउंट कोड हम प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे कि भाई कम से कम में हो जाए, ठीक। तो बाकी पुनीत भाई आप बिल्कुल। कुछ और करना चाहें तो कर और सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डीएमसी भाई, अगर लोग हमारे थ्रू रिटर्न फाइल करवा रहे हैं, मतलब हमारे सीएस से अगर रिटर्न फाइल करा रहे हैं और अगर उनका नोटिस आता है, तो हम उस नोटिस को फ्री में रिप्लाई करते हैं। तो मतलब ये चीज सोचो आप, कितनी बड़ी चीज है कि मतलब हम जहाँ ये बोल रहे हैं कि यार कोई ऐसे ही वैसे ही को बिठा के फाइलिंग नहीं कर रही है, प्रॉपर सीए कर रहे हैं, और अगर पूरा चेक करने के बाद भी अगर आपको नोटिस आ रहा है तो वो नोटिस फ्री में रिप्लाई करेगा वो सीए। जो मतलब अगर आप किसी और सीए के पास जाओगे तो वो सिर्फ नोटिस रिप्लाई करने के 15-20 हजार रुपए आपसे ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग वो चीज, मतलब आप जो रिपोर्ट प्लस फाइलिंग वाले प्लान में कर रहे हो उसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड है। हाँ अच्छा, एक चीज और है कि मैं क्वाइनेक्स से पहले मैं अपने डिस्ट्रिक्ट पर भी, मतलब एक दो मेरे मित्र हैं, वे लोग, उन लोगों की कंपनी चलती है, एजेंसी चलती है, तो वे लोग जहाँ से आईटीआर फाइल कराते हैं मैं वहां पर भी गया। जैसे उसके क्रिप्टो के बारे में बताया, ऐसे वैसे भाई वो बोला कि भैया थोड़ा सा देख लीजिए, कोई क्रिप्टो वाला सीए हो तो उससे कनेक्ट करिए। अब आपके डिस्ट्रिक्ट में शायद ही कोई मिलेगा, क्योंकि जितने एक्सपर्ट हैं वे तो शायद ही आपके जानने वाले होंगे, बहुत कम लोग होंगे, इसलिए भाई आप यहाँ पर मदद ले सकते हैं, मुझे तो काफी अच्छा लगा। और बाकी टीम वगैरह भी सही है। आपको कोई दिक्कत भी होती है तो आप क्या करिए कि ट्विटर वगैरह पर भी इनका जो है हैंडल वगैरह है, वहां पर भी कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको सारी मदद मिलती रहती है, क्योंकि सब लोग पब्लिक हैं। ओके। बिल्कुल तो बिल्कुल। और मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई क्वेश्चन किसी का छूटा है आप लोगों को। यूजर जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर किसी का क्वेश्चन हो तो आप लोग पुट कर दीजिए। अगर कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा तो मैं इनसे कॉल करके पूछ के आपको जो है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी इसका साइन अप वगैरह का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, मेरे टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर एक जगह मिल जाएगा। आप चेकआउट करिएगा। तो इसमें बहुत सारे आपके टॉप इन्फ्लुएंसर शायद इस क्वाइनेक्स को
जो है सपोर्ट भी करते हैं और इन्हीं से आईटीआर भी फाइल कराते हैं। आप लोग एक बार वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। पुनीत बिल्कुल। भाई और आपको कुछ कहना एक है तो कर सकते हैं। बिल्कुल एक एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि कब मुझे फाइल करना है, इसकी डेडलाइन कब है ना? मतलब अभी जैसे 31 जुलाई आ रहा है, 31 जुलाई अगर आप स्पॉट पे ट्रांजैक्शन करे हो, क्रिप्टो में P2P करा है, अगर आपने क्रिप्टो में बाकी सब चीजें करे, अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को छोड़ के, तो 31 जुलाई आपके लिए डेडलाइन है। अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करे हो तो आपके लिए 31 अगस्त तक डेडलाइन है, क्योंकि क्रिप्टो का जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होता है वो ITR 3 में जाता है, और ITR 3 और ITR 4 का डेडलाइन है 31 अगस्त, और ITR 1 और ITR 2 का डेडलाइन है 31 जुलाई। पिछले साल तक सिर्फ एक ही डेडलाइन होता था, उसी में सारे फॉर्म्स का रिटर्न फाइल होता था। इस साल से अलग अलग डेट्स के ऊपर डेडलाइन आया, तो ITR 1 एंड 2 वाले 31 जुलाई आपके लिए बस लास्ट के 10-12 दिन बचे हैं। इसके अंदर आपको ये फाइलिंग खत्म करनी है आपकी। और अगर आप F&O में करे हो तो आपके पास 31 अगस्त है, 31 अगस्त की डेडलाइन मत भूलना, क्योंकि अगर आपका लॉस है फ्यूचर्स में 31 अगस्त के बाद 1 सितंबर से आप वो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे अगले सालों में। अगर 31 अगस्त का डेडलाइन चला गया मतलब परमानेंटली वो लॉस कैरी फॉरवर्ड वाला फीचर चला गया आपके पास। तो अगर इस साल में आपके पास 1 लाख का लॉस है तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगले साल के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट करने के लिए, F&O में सिर्फ। तो अगर अगले साल आपको 50,000 का या लाख रुपए का प्रॉफिट होता है तो कोई भी टैक्स नहीं बनेगा, स्लैब रेट के ऊपर भी, भले ही आप 30% के स्लैब में आते हो उस पर भी नहीं बनेगा, अगर आप इस साल कैरी फॉरवर्ड कर लोगे अपने लॉस को। तो ये 31 अगस्त का डेडलाइन, आप लॉस मतलब प्रॉफिट वाले हैं उनको तो टैक्स भरना ही है, लॉस वाले खास करके ध्यान रखें कि 31 अगस्त के पहले फाइल करना है। अच्छा, तो पुनीत भाई एक चीज और, यहाँ पर जैसे अब लोगों को थोड़ा सा डाउट हो गया होगा कि स्पॉट फ्यूचर जो लोग दोनों हैं, क्योंकि क्रिप्टो में सिर्फ एक ही चीज नहीं करते हैं, लोग दोनों करते हैं। तो इसका मतलब है उन्हें कि भाई 31 तारीख तक, 31 जुलाई तक फाइल कर दो। जो दोनों कर रहे हैं उनको 31 अगस्त तक टाइम है। अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करे हो बाकी के चीजों के साथ भी तो भी आपके पास 31 अगस्त का टाइम है। अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस छुए ही नहीं हो, बिल्कुल ही ट्रांजैक्शन नहीं है, बहुत थोड़ा मोड़ा मामूली सा ट्रांजैक्शन है, कुछ 100 200 500 रुपए का, तो आप 31 जुलाई तक भर दो। अगर आपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस किया है, भले ही उसके साथ में आपके कोई भी ट्रांजैक्शन है, आपका सैलरी है, आपका अच्छा स्टॉक अच्छा। मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, क्रिप्टो है, कुछ भी है, अगर आप क्रिप्टो में F&O करे हो तो आपके पास 31 अगस्त तक का टाइम है। क्रिप्टो में एफएनओ के साथ स्पॉट भी किया है तो भाई आपको 31 अगस्त तक, राइट? अगस्त तक का टाइम है, हाँ। अगर मतलब सिंपल से समझ लो, अगर F&O में किया है, बाकी सब चीजें भूल जाओ, वो तो है ही। अगर F&O में किया है तो 31 अगस्त, F&O नहीं किया है तो 31 जुलाई। आई थिंक बस यही लार्जली, अगर जो लोग लॉस में है सोचते हैं कि यार मैं लॉस में हूँ, तो आप लोग मतलब टीडीएस अपना रिफंड क्लेम कर सकते हो। स्पॉट मार्केट में आपका टीडीएस करता है, फ्यूचर्स में टीडीएस नहीं करता, फ्यूचर्स में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो लॉस को। तो ये चीज छोड़ो हम्म। मत। पिछले साल का मेरे पास इंसाइट है, 90 करोड़ के आसपास का अमाउंट लोगों का रिफंड बन रहा था, लोगों ने लिया ही नहीं। लोग ये सोच के रह गए कि मेरा तो टीडीएस कट गया, चला गया। भाई 90 करोड़ रुपए, 500 511 करोड़ आए थे सरकार के पास, लगभग 20% पैसा वापस आना था, वो आया ही नहीं लोगों के पास। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, एंड आपको ध्यान देना है कि अगर आपका लॉस है क्रिप्टो में और आपका अगर टीडीएस कट गया है तो ये टीडीएस रिफंड आएगा। आप कॉइनेक्स पे 3-4 हजार 5 हजार का प्लान लोगे, अगर आपका टीडीएस 10-12 हजार रुपए का कटा है तो भैया आपको 12 हजार रुपए रिफंड आ रहे होंगे उस केस में। तो मतलब पूरा पूरा अमाउंट तो आप ऐसा मान लो कि आपको तो 6 हजार रुपए बैठे बैठे मिल गए, 5-6 हजार अगर कॉइनेक्स का फीस भी लगा और 6 हजार आपका रिफंड आ रहा है, मतलब तो आपको तो बैठे बैठे 6 हजार रुपए की कमाई हो गई, है ना? तो ऊपर इस से नोटिस भी नहीं आएगा कभी। ऊपर से नोटिस भी नहीं आएगा, ऊपर से आप कंप्लायंट भी होगे, ऊपर से अगर आगे जाके आपको वीजा चाहिए, लोन चाहिए, बैंक डॉक्यूमेंट्स कहीं पर भी कुछ भी चाहिए, आपके पास आईटीआर फाइलिंग का रिकॉर्ड है। तो मतलब ऐसे भ्रम में मत रहो कि यार मेरा तो लॉस है तो मुझे टैक्स नहीं भरना है। कैलकुलेट करके देखो कि एग्जैक्टली क्या फिगर बन रहा है, कितना प्रॉफिट बन रहा है, कितना टीडीएस है, कितना रिफंड आ रहा है, उसको कैलकुलेट करके देखो। मतलब हवे में बात, मतलब हवे में सोचो मत, क्योंकि जब बाद में नोटिस आएगा तो परेशान हो जाओगे एकदम, और उस टाइम पे पेनल्टी, उस टाइम पे इंटरेस्ट, वो फिर अभी करोगे तो मतलब क्या पता रिफंड ही बन जा रहा है, बाद में चल के ये अमाउंट बहुत बड़ा बन जाएगा, क्योंकि बाद में फिर आपको रिफंड भी नहीं मिलता है टीडीएस का, तो पूरे टैक्स के अमाउंट के ऊपर आपको देना पड़ेगा। तो इसीलिए मतलब
भ्रम में मत रहो, कैलकुलेट कर लो, एंड एक बार आपको पता चल जाए तो फिर आप अपने आपके डिसीजन है कि आपको कैसे फाइल करना है, क्या करना है, एंड कैसे, बट एक बार पता चल जाएगा तो क्या आप जानकार रहोगे कि एग्जैक्टली क्या चीज हो रही है। ओके ओके, ये बहुत सही बात आपने बोला है। ये लोगों को पता ही नहीं है कि वो अपना ही लॉस करा रहे हैं। हमने तो क्रिप्टो में ऑलरेडी लॉस कर ही दिया हुआ है, जो हमारा टीडीएस बन रहा है उसको तो रिटर्न कर लें। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। तो यस, ठीक उम्मीद है करता पुनीत हूँ भाई। दोस्त कि आपको काफी मजा आया आज, एंड आपको काफी कुछ सीखने को मिला है। एंड बाकी जैसे डीएमसी भाई ने बताया, आपके कुछ भी क्वेश्चन है आप कमेंट में लिखो। कॉइनिक्स के ऊपर भी आप मतलब हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ट्विटर पे, प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट है, लाइव चैट, मतलब हम सुबह 9 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक आपके चैट का रिस्पॉन्स लाइव एजेंट करता है, एआई। मतलब इनिशियल क्वेश्चन आंसर करेगा, बट अगर आपको एजेंट से बात करनी है तो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक इतना बड़ा कवरेज टाइम है कि आपको एजेंट कनेक्ट करके आप एजेंट से सारा चीज डिस्कस कर सकते हो एंड उसकी हेल्प ले सकते हो। तो अगर आप सुबह के टाइम पे फ्री होते हो, शाम के टाइम पे फ्री होते हो, जब भी आप फ्री हो, मतलब आप ये चीज ट्राई करके कनेक्ट करके आप मतलब लाइक पूरा का पूरा सेटअप यूज कर सकते हो। ओके, ठीक है, थैंक यू पुनीत भाई आने के लिए। आप लोगों को बता दें कि यह हमारा दूसरा इंटरव्यू है। पहले पिछली साल हुआ था, बट यूट्यूब पे आप सबको पता है बड़ी गाइडलाइंस वगैरह आई थी तो वीडियो रिमूव करना पड़ा। इस वीडियो पे नहीं आई थी, मतलब मैं आल सेलेक्ट करा, गलती से ये वो वाली वीडियो सेलेक्ट हो गई थी, तो उस वजह से वीडियो रिमूव हो गई थी। तो फिर हमने सोचा कि कनेक्ट करा लें, और लोगों का काफ़ी डाउट भी है। थैंक यू पुनीत भाई। बिल्कुल, थैंक यू डीएमसी भाई, थैंक यू। इसको सेव करिए, और एक थोड़ा सा शॉर्ट रील के लिए शूट करते हैं।